तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज कंसोलिडेशन। ठीक है, पहले तो ये बता दो कि कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा है कुछ? आई थिंक कॉम्पैक्शन चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने। व्हाट इज कंसोलिडेशन, याद है? जी, expulsion of water from the void. हाँ, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कंसोलिडेशन। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पैक्शन में क्या होता है, किसका एक्सपल्शन होता है? आपके एयर का एक्सपल्शन होता है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, एयर की बजाय वाटर का एक्सपल्शन। ठीक है, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं, इतना स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि वाटर का एक्सपल्शन होता है, तो दैट मींस वॉइड में सिर्फ क्या हो रहा होगा उस टाइम? वाटर, है ना? तो मतलब कंसोलिडेशन का जो थ्योरी है वो किसको अप्लाई होता है? फुली सैचुरेटेड सॉइल को। ये बात समझ गए? ये वन ऑफ द अजम्पशन है जो कि तरजागी ने लिया है फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, थ्योरीज बहुत ज्यादा है कंसोलिडेशन पर सबसे ज्यादा वैलिड किसका थ्योरी माना जाता है? तरजागी का। ठीक है, तो तरजागी ने काम किया है आपका वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के ऊपर, उसका एक अजम्पशन है। और भी बहुत सारे अजम्पशंस हैं, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे से हम बात करते जाएंगे आगे। तो कंसोलिडेशन का मेन आपका रीजन क्या है होने का? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले वो डिस्कस कर लूं। आप लोगों को शायद पहले भी समझाया था। लेट अस से कि लेट से कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक, और इस वक्त यहीं पे वाटर टेबल मान लो, कंसोलिडेशन को डिस्कस करने वाले हैं तो सॉइल आपका सैचुरेटेड ही रहने वाला है हमेशा। ठीक है, तो मान लिया कि ग्राउंड लेवल पे ही आपका वाटर टेबल भी अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये आप अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूछोगे, अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप कहोगे कि सर कि इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इस तरह से, कुछ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और आप किसी भी डेप्थ पे क्या निकाल सकते हो? ट्रायंगल का ऑर्डिनल निकाल सकते हो। लेट्स से कि ये डेप्थ h है यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख दोगे? h गामा w। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? पोर वाटर प्रेशर स्टैटिक कंडीशन का। इज दिस क्लियर? तो आप इसको यूएस से डिनोट करोगे। दिस इज पोर वाटर कंडीशन फॉर स्टैटिक, फॉर नॉट फ्लोइंग फ्लूइड, आपका वाटर फ्लो नहीं करना। ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि अभी पानी चल रहा है, पानी आपका ग्राउंड वाटर लेवल पे ही, आपका ग्राउंड वाटर लेवल क्या है? स्टैग्नेंट अपनी पोजीशन पर। ठीक है, फ्लोइंग कंडीशन अभी तक नहीं आई है। इसी फील्ड में कल को इस तरह से क्या कर दो कि कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से मिट्टी की खुदाई कर दी कुछ, और फिर हमने इसमें फाउंडेशन वगैरह बना दिया, तो उसके ऊपर फिर हमने कल को स्ट्रक्चर्स भी बना दिए इस तरह से। तो क्या हुआ, पहले हमने इसमें से इस तरह से एक वो काटा ट्रेंच, ठीक है, और इस ट्रेंच को भर दिया वापस, सॉरी, ट्रेंच को वापस भर दिया ऐसा। जब वेट आपका फाउंडेशन का वेट आ गया, ठीक है, बैकफिल किया कि नहीं किया वो अलग बात है, पर बिल्डिंग बनने के कारण क्या होगा? लोड्स आ गए, और जो इस बार लोड आए हैं वो पहले से काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले तो मिट्टी थी सिर्फ, अब तो बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग का लोड आया, और बिल्डिंग का लोड जो है वो डिस्पर्स भी होना है नीचे इस तरह से, ये बिल्डिंग का लोड डिस्पर्स हो गया। ठीक है, अब जितना सॉइल का एरिया बिल्डिंग के लोड डिस्पर्शन के अंदर आया, जैसे कि ये सॉइल है एक ए, और सेम लेवल पे सॉइल बारो, ठीक है, अब यहाँ पर जो ए पर प्रेशर है इंक्रीज होके क्या बन गया? कट रही है सर, मतलब स्टिक से आवाज नहीं ज्यादा आ रही है प्रेशर सर। लग गया पहले से। हेलो सर, कट गई। सर ये रिपीट करना।
आवाज नहीं। कहाँ से करूं? सर ये एरिया से ए बी पॉइंट से। अच्छा, ए बी से हाँ बस खाली सर, ऐसे मिटवा दिए सारे। बैक करो। चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये आपने इस तरह से बिल्डिंग बना दिया, ठीक है, बिल्ड कर दिया। अंदर यहाँ पे हमने क्या है, लोड डिस्पर्शन एरिया बनाया। ए पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा लोड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ बी पर पहले पोर वाटर प्रेशर स्टैटिक था, ऊपर वाली फिगर में देखो हर लेवल पे, ये ए है ये बी है, हर लेवल पे दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम प्रेशर है यू स्टैटिक। पर नीचे क्या हो रहा है कि ए पे प्रेशर क्या पहुंच गया है, यू एक्सेस, और बाहर क्या प्रेशर है, यू स्टैटिक। तो पानी क्या करेगा, एनर्जी सेटअप होगी ना, प्रेशर ग्रेडियंट सेटअप हो गया, अंदर एनर्जी हाई होगी, बाहर एनर्जी लो हो गई, तो पानी क्या करेगा आपका, अंदर फ्लो पानी फ्लो करने शुरू हो जाएगा, आपकी फ्लोइंग कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जब फ्लो कंडीशन एस्टेब्लिश होगी तो सॉइल के वॉल्यूम में से क्या बाहर निकलेगा, पानी। वाटर। सॉइल के वॉल्यूम से क्या निकलेगा बाहर, जैसे ये है, ठीक है, अगर ये सॉइल का वॉल्यूम है, बीच में सिर्फ पानी है, ऐसा सोचेंगे, ठीक। अब क्या है कि पानी, अब लोड आ गया ज्यादा, अब लोड ज्यादा आ गया, तो अब ये इसका लोड जब है ज्यादा आया है, तो इसको क्या होना है, वॉल्यूम डिक्रीज होना है, इस तरह से वॉल्यूम डिक्रीज होना है। तो सॉलिड तो अंदर ही रहेगा ना, सॉलिड कहाँ जाएगा, सॉलिड पास पास में आ जाएगा इस तरह से, और पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर। क्या सारा का सारा पानी बाहर आ गया, नहीं, पानी सारा का सारा बाहर नहीं आता, पानी तब तक बाहर आता है जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, फिर से सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो चलता रहता है। और एक बार जब फ्लो चलना बंद हो जाता है, तो हम सॉइल को कहते हैं कि सॉइल हमारी ड्रेन हो चुकी है, ड्रेन्ड कंडीशन कहते हैं। पर ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पानी बाहर निकल गया, ठीक है। ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बना था, सिर्फ वो बाहर निकला है। ये भी कंसोलिडेशन की यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई और यहाँ तक कंसोलिडेशन पहुंची, पूरी कंसोलिडेशन के ड्यूरिंग आपका एस क्या रहेगा, 1 रहेगा। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल रिमेन्स इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, but that is due to the expulsion of pore water pressure. Which pressure? Extra pressure. Clear? तो इस तरह से कंसोलिडेशन की कहानी है। और कंसोलिडेशन हम लोग मतलब वॉलंटरी नहीं करते हैं, डेलिबरेटली नहीं करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। बिल्डिंग बनाई हम लोगों ने, और बिल्डिंग बनाने के कारण कल को ऐसा हुआ कि सॉइल इस तरह की थी, सॉइल इस तरह की, सुनना ये बात, कि सॉइल इस तरह की थी कि उसमें पानी स्लो स्लो रेट से बाहर निकलता रहा, और पानी स्लो रेट बाहर निकलता रहा, तो बिल्डिंग बड़े ग्रेजुअल तरीके से आपकी क्या होगी, सेटल होगी। अब मुझे बता दो कि कौन सी ऐसी सॉइल है जहां से पानी बड़े स्लो रेट से बाहर निकलता है, क्ले। क्ले। ग्रेवल और सैंड के अंदर तो क्या चक्कर है, ग्रेवल और सैंड उसी वक्त सारी कंसोलिडेशन ही सेटलमेंट ले लेते हैं। ग्रेवल और सैंड पर कंस्ट्रक्शन करते वक्त ही सारी सेटलमेंट हो गई होती है। पर क्ले का क्या डर है, क्ले में तो परमिबिलिटी है लेस देन 10⁻⁶, पढ़ा है ना, 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड परमिबिलिटी ऑफ क्ले। तो सबसे कम परमिबिलिटी क्ले की है, क्ले में सबसे कम रेट पे पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्ले को में से पानी निकालने में कुछ मंथ या कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जो कंसोलिडेशन शब्द है ना, ये जो कंसोलिडेशन वर्ड है, ये सिर्फ पर्टेन करता है क्ले को, ठीक है। सैंड के लिए ये पर्टेन नहीं करता, ठीक है। सैंड के अंदर हम मानते ही नहीं कि कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के शब्द जो आपको मैं बाद में बताने वाला हूं, बात है कंसोलिडेशन के बारे में। कंसोलिडेशन सिर्फ क्ले को ही पर्टेन करेगा, इट विल नॉट पर्टेन टू सैंड्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी कहानी पढ़ी कि कंसोलिडेशन होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सर ये कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा। बिल्डिंग को डैमेज नहीं करता?
होता है ना, बिल्डिंग तो डैमेज होता है तभी तो कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन को अच्छा थोड़ी मानते हैं हम, कंसोलिडेशन इज नॉट गुड। ठीक है, हम लोग मेजर्स लेते हैं कि ताकि कंसोलिडेशन इतना ना ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ बातें लिखते हैं कंसोलिडेशन के बारे में, एक मिनट देना सर। कंसोलिडेशन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में थ्योरी में थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो मैं तो आपको बिल्कुल ढंग से कराऊंगा। पूरे कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर आपके सामने दो ही क्वेश्चन, दो ही प्रश्न है आपके सामने कंसोलिडेशन चैप्टर में, कि कंसोलिडेशन कितना होगा, मतलब कंसोलिडेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और जो कंसोलिडेशन होगा मतलब जो चेंज आएगी, ठीक है, डायमेंशन में, वो कितने टाइम के अंदर आएगी, उसे बोलते हैं टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये दो सवाल है हमारे पास। इन दोनों सवाल का ही हम लोग जवाब ढूंढेंगे अपने पूरे चैप्टर के अंदर, कि किसी क्ले में कि डेल्टा एच कितना चेंज आएगा, मतलब उसकी थिकनेस में कितना चेंज आएगा। अब क्ले इस तरह से है किसी थिकनेस एच का। ठीक है, तो जब ये कंसोलिडेट होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी क्ले। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, चेंज डेल्टा एच, ये कितना आएगा और कितने वक्त में आएगा, ये दो क्वेश्चन है कंसोलिडेशन के अंदर। ठीक है, so let us define the consolidation now। लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ, consolidation is the gradual reduction in the volume of fully saturated soil of low permeability due to dissipation of excess pore water pressure set up due to increase in total stress। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल ऑफ लो परमेबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर सेटअप ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। ठीक है, देखो क्या डेफिनेशन समझ आता है आपको, वर्ड्स पे फोकस करो, और जो मैंने सारी बातें बोली हैं वो दिख जाएंगी इन वर्ड्स में आपको। ठीक है, पहला इसमें यूज किया गया ग्रेजुअल रिडक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम का ग्रेजुअल रिडक्शन है, इंस्टेंटेनियस नहीं होना। अगर इंस्टेंटेनियस होना होता तो फिर कंसोलिडेशन हम सैंड में भी मान लेते, तो सैंड में तो कंसोलिडेशन मानना नहीं है। इन दी वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, सॉइल हमेशा क्या रहेगा, फुली सैचुरेटेड, ऑफ लो परमेबिलिटी क्ले ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, प्रेशर कंडीशन ही तभी सेटअप होगा जब आपका प्रेशर एक्सेस हो जाएगा। सेटअप ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, तो किसके कारण हुआ, क्योंकि आपने टोटल स्ट्रेस में इंक्रीज किया, आपने बिल्डिंग बनाई आके वहां पर। ठीक है, या कुछ भी ऐसा किया जिससे आपके सॉइल के अंदर टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली उसके कारण कुछ चेंजेस तो अंदर आएंगी। इज दिस क्लियर, द डेफिनेशन इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है, ये तो होगी कंसोलिडेशन की बात, और एक चीज होती है सेटलमेंट। एक चीज होती है मेरे पास टोटल सेटलमेंट इन सॉइल।
टोटल सेटलमेंट इन सॉइल, कोई भी सॉइल इन जनरल, मैं अब क्ले की बात नहीं कर रहा, जनरल सॉइल की बात कर रहा हूं। किसी भी तरह की सॉइल के अंदर जो कंपोनेंट हमारे पास हो सकते हैं सेटलमेंट के, वो तीन हो सकते हैं। टोटल सेटलमेंट मतलब एसटी, तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। एसटी इज इक्वल टू एस आई प्लस एस 1 डिग्री प्लस एस 2 डिग्री। यहां पर एस आई होता है इमीडिएट सेटलमेंट, एस 1 डिग्री होता है आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन, एस 2 डिग्री होता है आपके पास सेकेंडरी कंसोलिडेशन। समझे बात को? जहां जहां कंसोलिडेशन लिखा है मतलब कि वो किसके लिए सिग्निफिकेंट है? क्लेस के लिए। इमीडिएट सेटलमेंट मैंने आपको क्या कहा किसके अंदर होता है? सैंड फॉर Gravel सैंड्स, वगैरह। ठीक है, हाँ ग्रेवल भी साथ में आ गया। फॉर सैंड्स जो भी टोटल सेटलमेंट है दैट इज ओनली इमीडिएट सेटलमेंट, है ना। सैंड में तो कंसोलिडेशन क्या चीज है, वो तो होती ही नहीं, तो सैंड्स के लिए तो आप ये लिख सकते हो एस टी इक्वल टू एस आई। अब मेरा आपसे ये सवाल है अगला, क्या इमीडिएट सेटलमेंट क्ले में होता है? नहीं सर, वो होता है सर वो, वो भी लेकिन सकता हो सकता है थोड़ा। इमीडिएट नहीं होता सर, ग्रेजुएट अब समझो वाटर प्रेशर बात को। ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आपने लिखना नहीं है क्योंकि मैंने बाद में वैसे भी लिखाना है, ठीक है, ये नोट हो गया। ये चीज तो लिखनी है जो लिखा है, अब जो लिखूंगा वो नहीं लिखना है, वो समझाने के लिए सिर्फ। ये चीज नोट हो गई है, चलो ये ठीक हो है। गई। थोड़ा सा मैं तरजागी की थ्योरी आपको पहले बता दूं। तरजागी ने काम किया वन डी कंसोलिडेशन थ्योरी, जो तरजागी की है। अभी इसके बारे में मत लिखना, बाद में मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, अभी लिखोगे फिर बाद में भी लिखोगे, फायदा कुछ नहीं है। वन डी कंसोलिडेशन थ्योरी बाई तरजागी, ठीक है। तो तरजागी ने काम किया है स्प्रिंग पिस्टन मॉडल पर। वो मॉडल को हमने डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर ज्यादा। ये बात समझना कि तरजागी ने क्या माना है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी का मतलब कि जो भी कंसोलिडेशन होगा वो वन डायमेंशनल होगा। पहली बात, जो कंसोलिडेशन होगा वन डायमेंशनल होगा। दूसरी बात उसने ये मानी, जो आपके सॉइल के सॉलिड्स हैं और जो पानी है वो इनकम्प्रेसिबल है। क्या है? इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक। थर्ड उसने चीज मानी कि जिस सॉइल का भी आप एनालिसिस कर रहे हो वो लेटरली कन्फाइंड है, लेटरली कन्फाइंड। अभी के लिए बस तीन assumptions बता रहा हूँ, इनसे काम चल जाएगा समझने के लिए। अब देखो, अगर मैं क्ले की बात करूं, कंप्रेशन इन क्ले की, मतलब टोटल सेटलमेंट इन क्ले, टोटल सेटलमेंट इन क्लेस की बात करूं, अभी नोट नहीं करना, ठीक है। टोटल सेटलमेंट इन क्लेस की बात करूं तो इसके लिए भी तीन कंपोनेंट हैं, एस आई प्लस एस 1 डिग्री प्लस एस 2 डिग्री। एस आई क्ले के अंदर जो कि हम बोल रहे हैं इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है, उसको क्ले के अंदर हम लोग कहते हैं इनिशियल कंप्रेशन। इसी को कहा जाता है क्ले के अंदर इनिशियल कंप्रेशन, ठीक है। अब जो जो इस थ्योरी में assumptions हैं वो कंसोलिडेशन थ्योरी के assumptions हैं। मतलब कि आप ऐसा समझें, आपने जो भी assumptions लगानी है वो कहां पे परटेन करेंगी, 1 डिग्री और 2 डिग्री। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि वन ये आई जो है वो क्या है, इनिशियल कंप्रेशन या फिर इमीडिएट सेटलमेंट। कंसोलिडेशन कहां से शुरू हो रहा है? यहां से 1 डिग्री से। तो ये जो assumptions वैलिड होती हैं कहां से वैलिड होती हैं? एस प्राइमरी से, ठीक है। उससे पहले जो सॉइल में हो रहा है वो हम किसके अंदर ले जाएंगे? इनिशियल कंप्रेशन के अंदर। जैसे कि कोई क्ले है, ठीक है, और उसके अंदर पहले से हवा थी, ठीक, पर क्ले में सेटलमेंट होनी तो क्या है? प्राइमरी सेटलमेंट या फिर सेकेंडरी, प्राइमरी कंसोलिडेशन या फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इमीडिएट में क्या मान लेंगे कि जो क्ले में था हवा, एयर, वो क्या होगी? एक्सपेल आउट होगी बाहर, लोड लगने के कारण। तो क्ले में से एयर का निकलना सेटलमेंट के कौन से भाग में जाएगा, कौन से पार्ट में जाएगा? इनिशियल कंप्रेशन में। मतलब कि हम अपनी सॉइल को कंसोलिडेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। जो कमियां हमारी assumptions में हैं वो कमियां हम लोग कहां डाल देंगे?
उनका हम बोझ डाल देंगे इनिशियल कंप्रेशन की ओर। अगर माने कि सॉइल आपका लेटरली कन्फाइंड नहीं, सॉइल इज नॉट लेटरली कन्फाइंड, तो उसके कारण सेटलमेंट हुआ। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सॉइल इस तरह से किया तो सॉइल कंसोलिडेट मतलब डिफॉर्म हुआ लेटरली। ये क्यों डिफॉर्म होगा लेटरली? क्योंकि इसको लेटरल की कन्फाइनमेंट की लैक होगी, लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट। तो किसी टाइम पर जाके तो क्या होगा, जब यहाँ पे फैलेगा आगे जाके तो फिर इसको लेटरल कन्फाइनमेंट मिल जाएगी पूरी। तो जब ये लेटरल कन्फाइनमेंट पूरी मिल जाएगी उस टाइम हम इसको कहेंगे कि अब इसमें प्राइमरी स्टार्ट होगी, इस टाइम में इसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। तो सेकंड जो रीजन है लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट, इसके कारण जो सेटलमेंट हो रहा है वो भी किसके अंदर चला जाएगा, इनिशियल कंप्रेशन के अंदर। समझ आ रही है बात? तो अगर बात आ गई कि सॉलिड कंप्रेसिबल है, किसका, सॉइल का सॉलिड कंप्रेसिबल है, तो सेटलमेंट सॉलिड के कंप्रेसिबल होने से हुई, वो भी किसके अंदर चले जाएगी, इनिशियल कंप्रेशन के अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो कमियां हमारी assumptions में हैं वो कमियां हम कहां पूरी कर लेंगे, इनिशियल कंप्रेशन की। ठीक है, अब नोट करेंगे, अब समझेंगे बात को और साथ साथ में नोट करें। हेडिंग आएगी इमीडिएट सेटलमेंट इन clay soil। immediate settlement in case of clay is also called initial compression। कनेक्टेड हो, सुन रही हो आवाज? Yes, sir. जी एंड इट इज ड्यू टू, अब बताओ क्या क्या रीजंस हैं? expulsion of इट air, इज एक्सपल्शन ऑफ एयर, दूसरा ड्यू टू लैक ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट। पता क्या एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि ये रीजन बता दो कौन सा इनिशियल सेटलमेंट का है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो बेसिक्स हैं हमारे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स या फिर वाटर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। डन? जी सर। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि सॉइल के अंदर एयर था ही नहीं, सॉइल पहले से लेटरली कन्फाइंड थी और सॉइल में अंदर के जो सॉलिड्स थे और पानी था वो भी कंप्रेसिबल नहीं थे, तो उस केस में क्ले सॉइल का इनिशियल सेटलमेंट क्या हो जाएगा, 0। जीरो। उस केस में इनिशियल इमीडिएट सेटलमेंट जीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, जो भी हमने कहानी समझी थी ना पहले कि पानी का प्रेशर का बढ़ना और पानी का बाहर की तरफ फ्लो होना और वॉल्यूम का घटना, ठीक है, ये सभी कहानी प्राइमरी कंसोलिडेशन की ही थी। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में आप लोग ये समझ लें कि पानी बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से सॉइल के सॉलिड आपस में पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर।
और जब वो आपस में पास आएंगे तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा? बढ़ेगा, यस। अल्टीमेटली प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद हुआ क्या, समझे बात को? अल्टीमेटली जब ये तजागी का थ्योरी है, देखना, एट टाइम t इक्वल टू 0, जब हमने लोड लगाया ना, मतलब जब हमने कुछ इंक्रीज किया टोटल स्ट्रेस में, इसी के कारण तो कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। जब टोटल स्ट्रेस में कुछ इंक्रीज किया एट टाइम t इक्वल टू 0, तरजागी ने ये कहा कि शुरुआत में सारा का सारा प्रेशर जो है वो पानी उठा लेगा, जितना भी इंक्रीज करोगे आप, ठीक है। मतलब कि जितना भी चेंज आया आपका टोटल स्ट्रेस में, वो सारा का सारा से कौन ले लेगा? पोर वाटर प्रेशर। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है यू एक्सेस में पहुंच गया था, पोर वाटर प्रेशर बाहर निकलता जाएगा और अपना लोड कहाँ ट्रांसफर करता जाएगा? टू सॉइल ग्रेन, सॉइल टू सॉइल। ठीक है। तो जितना भी चेंज आया था टोटल स्ट्रेस में, वो नेट आपको किसमें बढ़ता हुआ दिखेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर। जी सर। ठीक है, तो ये कंडीशन समझना, इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर जितनी मैग्नीट्यूड से आप टोटल स्ट्रेस में इंक्रीमेंट करोगे, बहुत समय बाद क्या हो जाएगा? उतना ही इंक्रीमेंट आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर दिखेगा। पर शुरुआत में वो टाइम t इक्वल टू 0 पे किसने ले लिया था? पानी ने। इसी चीज को उसने समझाया है पिस्टन स्प्रिंग मॉडल से, तो उसको यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये उसका सार है, मतलब ये उसका कंक्लूजन है, ये जो चीज मैंने बताई आपको, ठीक है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन को समझ रहे हो? एक वक्त तो ऐसा आएगा जब पानी का फ्लो रुक जाएगा। जिस वक्त पानी का बाहर की तरफ जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा, उस वक्त आप कह दोगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन भी स्टॉप हो गया। इज दिस क्लियर? अब देखना, मैं लिखता हूँ इसको, आपको समझ आता है कि नहीं। occurs due to expulsion of excess pore pressure generated due to increase in total stress. It is a time dependent phenomenon, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? वही आ गया, occurs due to expulsion of excess pore water pressure generated due to increase in total stress. It is a time dependent phenomenon. टाइम लगता है इसके अंदर, इनिशियल सेटलमेंट में टाइम नहीं लगता, ठीक है, वो एकदम से हो जाती है, इसके अंदर टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ultimately causes किसमें? इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। एंड इट इज द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस which is responsible for primary consolidation, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, देखना वहां पर कि जो इंक्रीज इफेक्टिव स्ट्रेस में होना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज है ना प्राइमरी कंसोलिडेशन में, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज है वही रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन के इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझो बात को, एक बार पानी का फ्लो रुक गया तो अब क्या होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सॉइल को जितना, अगर ग्रेन्स को जितना पास जाना था वो आ चुके हैं।
पानी और नहीं निकल रहा, मतलब ग्रेन और पास में नहीं आ रहे हैं अब, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पहले पानी निकलने से वो बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, अब पानी निकलना बंद हो गया तो वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब क्या है, वो कंसोलिडेशन का पार्ट जो अंडर कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस होती है उसे हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी कि क्रीप। क्रीप का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, ठीक है, सोम के अंदर। व्हाट इज क्रीप? क्रीप में हमने कहा था कि डिफॉर्मेशन है टाइम डिपेंडेंट अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। आज हमारे जो घर बने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, मतलब कि अच्छे से लोड उठा रहे हैं, पर 100-150 साल बाद क्या होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। लोडिंग वही है, लोडिंग बढ़ाओगे नहीं आप उस पर क्रीप के कारण अंडर कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इफेक्ट उस पे, मतलब क्रीप का इफेक्ट क्या करेगा, उसको बूढ़ा कर देगा वो। इसी तरह सॉइल के अंदर है, यहाँ पे पानी निकलने के बाद इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कंसोलिडेशन सेकेंडरी, मतलब एक बार पानी बाहर निकल गया मतलब प्राइमरी खत्म, अब इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं चेंज हो रहा, मतलब कांस्टेंट हो गया। अभी लोडिंग कांस्टेंट हो गई है, इसको रिलेट करो अब लोडिंग के साथ, अब लोडिंग कांस्टेंट हो गई है, पर फिर भी डिफॉर्मेशन आती रहेगी, फिर भी सॉइल में सेटलमेंट आता रहेगा, कंसोलिडेशन आता रहेगा। वो कंसोलिडेशन का पार्ट जो कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। समझ आ गया? Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन। Even after completion of primary consolidation, settlement continues although at a decreasing rate। देखो सेकेंडरी कंसोलिडेशन को क्रीप भी कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछेगा क्रीप का इफेक्ट कहाँ देखोगे, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में ही देखोगे, ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में जो सेटलमेंट होता है वो डिक्रीजिंग रेट पे होता है, मतलब पहले वो इनिशियली रेट ज्यादा होता है, बाद में वो रेट डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको वहां भी पढ़ाई थी सोम के अंदर, अगर आपको याद हो। डिक्रीजिंग रेट अंडर कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज दिस कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, या फिर क्रीप, या फिर डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में से दूसरा क्वेश्चन जो निकल करके आता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन किन क्लेज में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, किन सॉइल्स में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ऐसा लिखेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन is more significant only in case of highly plastic clays। हाईली प्लास्टिक क्लेज, जरा बता दो हाईली प्लास्टिक क्लेज को क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। अरे भाई साहब, क्ले तो कह दिया, हाईली प्लास्टिक क्लेज कह दिया। Inorganic. Sir, अरे organic. क्या जिनको प्लास्टिक में क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्ले तो होती ही इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कब से होने लगी क्ले? Sorry. एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स के अंदर भी क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में, Organic और आ गई। आई थिंक ये क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक को है ना क्वेश्चन, ये आई थिंक किसी एग्जाम में बना था, मतलब आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर बिल्कुल आई थिंक यूपीएससी का क्वेश्चन बना था किसी 2-3 साल पहले प्रीलिम्स का, कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसके अंदर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो वहां पे ऑर्गेनिक सॉइल्स आंसर था, ठीक। तो हाईली प्लास्टिक क्लेस मतलब कि फैट क्लेस के अंदर भी, जिनका लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होता है, जो ज्यादा पानी पी सकती हैं, याद कराने के लिए मैंने बोला था, वो क्लेस जो ज्यादा पानी पी सकती हैं,
वो मोटी होंगी, फैट होंगी, मतलब कि उनका लिक्विड लिमिट हायर होगा। ठीक है, और किसके लिए इनसिग्निफिकेंट? इट इज इनसिग्निफिकेंट in case of stiff glaze, and over consolidated glaze। ये आपने नया वर्ड देखा आज, ओवर कंसोलिडेटेड ग्लेज। मतलब मेरी क्लास में आपने ऐसे सुना तो अलग बात है। ओवर कंसोलिडेटेड को प्री कंसोलिडेटेड भी कहते हैं, प्री कंसोलिडेटेड। इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ओवर कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है। स्टिफ ग्लेज तो मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, आईसी निकालते थे, ILIC फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसकी रेंज बनती थी। ठीक है, ब्रिटल के नीचे स्टिफ आता था, याद है? तो इनमें कुछ ये याद कर लेना, फैट क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल्स, स्टिफ क्लेज, प्री कंसोलिडेटेड या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्लेज। ठीक है, और बाकी का कल करेंगे, इसको रिवाइज करके आना अच्छे से। डन। Yes, sir. चलो फिर कल मिलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं, कोई चीज पूछनी है इसमें? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? चलो ठीक है, ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। Okay, good night.